आप सभी मित्रों का, जिन्होंने सुबह से अभी तक अपनी बात यहाँ रखी है, उन सब का बहुत आभार। वो सारी बातें एक ही हैं, इसीलिए एक साथ ही उनका आभार भी कह रहा हूँ। वैसे तो ये बात नहीं थी कहने की, दुष्यंत कुमार की एक गज़ल की पंक्ति कह रहा हूँ कि वैसे तो ये बात नहीं थी कहने की, तुमने कह दी है तो उसकी सजा लो यार। तो आप सब ने जो बात कह दी है उसकी सजा लेने के लिए तैयार है। रघु जी ने, रमाशंकर जी ने जो बातें कही हैं उन पर बात हो सकती है, लेकिन ये मंच नहीं है उस बात के लिए, इसीलिए मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई को ज़मीन की लड़ाई, संस्था की लड़ाई, जयप्रकाश जी की विरासत की लड़ाई, इन सब से मत देखिए। अगर इन सब से देखेंगे तो इस लड़ाई का सही मतलब नहीं समझेंगे। जिस नज़र से मैं देखता हूँ, और इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ, आपको पता है एक सामने सड़क की एक संस्था है जो जिसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वहाँ भी रोज़ तरह तरह की बातें आ रही हैं। जितनी बातें आती हैं उनका रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सारी कोशिशें एक जगह जाकर ख़त्म होने वाली हैं, फिर कहीं कोई दूसरा सामना होगा तो होगा। इसीलिए उसके लिए परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लड़ाई उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन गांधी ने एक नए तरह का हथियार हमारे सामने रखा, जिसको आप सत्याग्रह कहते हैं। सत्य से लड़ाई लड़ना भी संभव है, सत्य भी लड़ाई का हथियार है। ये बात जिस दिन सामने आई उस दिन से ये लड़ाई शुरू होती है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो ये लड़ाई सबसे पहले लंदन में उस समय हुई जब गांधी महात्मा भी नहीं बने थे और सावरकर कोई ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं हुए थे। तब दोनों खाना खाने के लिए जुटे एक जगह पर, एक समारोह में, जहाँ सावरकर ने अपने लिए मछली बनाई थी और चूँकि गांधी शाकाहारी थे तो गांधी ने अपने लिए अलग से खाना बनाया। और उस समय दोनों ने रामायण की बात कही, दोनों ने एक ही उदाहरण दिया रामायण का, और उस उदाहरण से दोनों ने दो अलग अलग निष्कर्ष निकाले। उस दिन से ये लड़ाई शुरू होती है। उस दिन से सावरकर को पता है कि ये आदमी अगर रास्ते में रहेगा तो बात वहाँ तक नहीं जा पाएगी जहाँ तक मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। वहाँ से लड़ाई किस तरह चली है उसका बहुत विस्तार में नहीं करूँगा, आप सब लोग उसको जानते हैं। गांधी किसी भी तरह से भारतीय राजनीति के प्रथम शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हों, इसकी लड़ाई है ये। और गांधी जब मैं कहता हूँ तो उन मूल्यों के बारे में कहता हूँ जिन नए मूल्यों को गांधी ने हमारे हाथ में सौंपा, हमको समझाया और लड़ने का एक तरीका बताया। इसलिए गांधी को मारने की जो कोशिशें हैं वो छठी कोशिश थी जो सफल हुई। उससे पहले भारत में कम से कम 5 बार गांधी को सीधे मारने की कोशिश हुई, क्योंकि उनको ये पता था कि ये आदमी जब तक रहेगा तब तक ये लड़ाई हो नहीं सकेगी। लेकिन गांधी भी इस चुनौती को स्वीकार करके ही आए थे इतिहास के मैदान में, और उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी कि इनका दम फूल गया गांधी के सामने। और जब दम फूल गया तो आखिर में इन्होंने तय किया कि अब ये आदमी रोके नहीं रुकेगा, इसको ख़त्म कर देना। तो मार दिया उनको। लेकिन मारने के तुरंत बाद उनको ये समझ में आया कि मार तो दिया लेकिन मरा नहीं। इसलिए उस दिन से लगातार कहाँ कहाँ गांधी हैं वहाँ वहाँ मारने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि उनको कोई गांधी वालों से खतरा नहीं है, उनको किसी राजघाट से या किसी गांधी शांति प्रतिष्ठान से या किसी गांधी निधि से खतरा नहीं है। उनको खतरा इस बात से है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो बार बार गांधी के मूल्यों की बात करते हैं, और जब तक ये मूल्यों की बात समाज में होगी तब तक हमारे लिए खतरा है।
गांधी की स्ट्रैटेजी और बाद में जवाहरलाल नेहरू वगैरह के कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि ये थे तो लेकिन हाशिए पर थे, सेंटर स्टेज पर कभी नहीं थे। धीरे धीरे हम लोग कमज़ोर पड़ते गए, हम लोग उन मूल्यों के बारे में कमज़ोर पड़ते गए जिन मूल्यों की शिक्षा गांधी जी ने हमको दी थी। इसलिए आप कमज़ोर पड़ते गए, वो जगह वो भरते गए, और धीरे धीरे हुआ कि वो सेंटर स्टेज की तरफ आने लगे। अटल जी की पहली बार की सरकार से गांधी को किनारे करने की कोशिश की शुरुआत होती है, जिनको हम लोग कई लोग गलतफहमी से बहुत उदार प्रधानमंत्री मानते हैं। गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में जो परिवर्तन हुए वो उस समय हुए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री थे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक नया नाम जो बनाया गया, उस समय उनकी किताबों में परिवर्तन किया गया। वो सारी बातें निकालने की कोशिश हुई, वो सारा प्रसंग दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद कीजिए कि उस समय से ये लड़ाई चल रही है, और अब जब ये पूरी तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए ना, हम लोग हाशिए पर चले गए, तब स्वाभाविक है कि वो अपनी जो उनका जो एजेंडा है उसको पूरा करने में लगे हैं। उनको इस बात का क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने इतने लंबे समय तक इस बात को इंतज़ार किया और इतने लंबे समय के बाद अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। उनका घोषित एजेंडा है ये। आपको आश्चर्य क्यों होना चाहिए? अगर वो धारा 370 खत्म करते हैं तो उनका घोषित एजेंडा है। अगर वो समान नागरिकता का कानून लाने की तैयारी में हैं तो उनका घोषित एजेंडा है। आपका एजेंडा क्या था? तो हम तो अपने एजेंडे को भी भूल जाते हैं कभी कभी। इसीलिए जो लड़ाई है, ये लड़ाई वहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आ रही है। इस जगह पर हम लोगों को बार बार इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस लड़ाई के नए नए मोर्चे खुलेंगे, उनका मुकाबला करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने इश्यूज बदलकर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। दो लड़ाइयाँ हैं एक साथ। एक वैल्यूज़ की लड़ाई है, जो मूल्य गांधी जी ने बनाए, जिनके आधार पर इस संविधान की रचना हुई है। कुछ मूल्य नहीं भी हैं, फिर भी संविधान बहुत हद तक उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उन मूल्यों की लड़ाई है, वो एक जगह है। लेकिन एक दूसरी लड़ाई भी आ गई है सामने, जो पार्लियामेंट्री लड़ाई है। ये लोग जिस सेंटर स्टेज पर आ गए हैं, इस सेंटर स्टेज से इनको हटाया जाए, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री लड़ाई के द्वारा ही संभव है। दूसरी किसी लड़ाई से आप इनको सेंटर स्टेज से हटा नहीं सकेंगे। तो जो बात हम लोगों ने 77 में की थी कांग्रेस को सेंटर स्टेज से हटाने की, क्योंकि उन्होंने भी यही रास्ता पकड़ा था। बहुत डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वक्त भी नहीं है। लेकिन इसमें से बहुत सारी बुराइयां वहीं से शुरू हुई थी। अब उनका बहुत बड़ा भयंकर रूप सामने दिखाई दे रहा है। तो उनको जिस तरह हम लोगों ने सेंटर स्टेज से हटाया था, उस समय भी एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। जब इन सब पार्टियों को ठोक पीट करके एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनाया था और इनको सत्ता से हटाया गया। आज फिर से एक पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। हम जो लोग दलीय राजनीति में मानते नहीं हैं, हम जो दलीय राजनीति के दर्शन में नहीं मानते हैं, हमारे लिए कोई नया पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाना हमारे विचार में नहीं बैठता। लेकिन लड़ाई तो है, लड़ाई तो है जब एक ऐसे हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप में से जो लोग इस तरह के दर्शन में विश्वास करते हैं, वो सोचें कि क्या कोई नया हथियार बनाने की ज़रूरत है, बन सकता है क्या? मैं जितना देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि नहीं, मेरा वो काम भी नहीं है। लेकिन जो बने बनाए हथियार सामने दिखते हैं, क्या इसमें से किसी को ठोक पीट करके उसकी धूल झाड़ करके मैदान में खड़ा कराया जा सकता है कि तुम बनो इसके औजार, और इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, इनको फिर से सेंटर स्टेज से किनारे कर दिया जाए? हम तो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत बनाना है। वो तो रहेंगे भारत में, उनकी विचारधारा है, गांधी के समय भी वो लोग थे, तभी तो गोली मारी है उनको, तो रहेंगे। लेकिन वो किनारे हटें,
सेंटर स्टेज पर आने का मतलब हम लोगों ने इतना सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बना रखा है, हमारा संविधान इतना सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाता है कि वहाँ जो पहुँच जाता है उसके पास अपार सत्ता और अपार दौलत आ जाती है, निर्णय करने की अथाह शक्ति आ जाती है, यानी नुकसान करने की बहुत ताकत आ जाती है। अच्छा करने की आती है कि नहीं वो तो हम देख रहे हैं। इसीलिए सेंटर स्टेज से हटाना है और इसीलिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसको बार बार हम 24 कह रहे हैं। मैं भी बार बार कहता हूँ कि 24 की जो लड़ाई है ये वाटरलू है, हमारे लिए भी और उनके लिए। अगर 24 में हम इनको सेंटर स्टेज से नहीं हटा सके तो लंबे समय के लिए हम लोगों को एक दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा। और उनको भी मालूम है कि अगर वो 24 में सेंटर स्टेज से हटे तो लंबे समय के लिए उनके लिए वापसी संभव नहीं है। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इस बात के लिए और हम लोगों को अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको यहाँ से हटाने की कोशिश का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। तो लड़ाई के दो सिरे हैं। मैं मानता हूँ कि एक अगर 24 की लड़ाई, उसके बीच में 3, 4, 5 विधानसभाओं के चुनाव आएंगे, उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा और 24 में इनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक ब्रीदिंग स्पेस आपके हाथ में आएगी कि आप अपने मूल्यों वाली लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ा सकें, वरना वो कुंठित होती जा रही है, उसके लिए जगह कम होती जा रही है, स्पेस बंद होती जा रही है। इसको ध्यान में रख करके इन दोनों मोर्चों पर हम क्या लड़ाई का तरीका बनाते हैं वो सोचना है। ये गांधी विद्या संस्थान की लड़ाई जो है ये प्रतीक की लड़ाई है, ज़मीन का सवाल नहीं है। सवाल है कि क्या लोकतंत्र में ये अधिकार किसी को है कि वो किसी की जगह पर कब्जा कर ले। तो अब इतिहास में क्या हुआ था, कहाँ गया था, वो सब तो देखेंगे ही, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये बात स्थापित होनी चाहिए कि आप इस तरह से किसी की जगह पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, भले वो मकान बंद था और उसमें ताला लगा हुआ था। तो किसी इंदिरा गांधी कला संस्कृति केंद्र जो भी उसका नाम है, उसको ये अधिकार नहीं है कि देश में जहाँ ताला लगा है उस ताले को तोड़ करके वो भीतर घुस जाए। अगर ये अधिकार नहीं है तो वो अधिकार स्थापित होना चाहिए। इसलिए गांधी विद्या संस्थान की लड़ाई का महत्व हो जाता है, वो प्रतीक बन जाती है। लेकिन लड़ाई दरअसल में कहीं और है। दावा तो उनका गांधी को हटाने का है। इसीलिए हम लोग जो जहाँ हैं, जो कहते हैं कि गांधी तो दादा हैं हमारे, तो गांधी के पीछे जो लोग आए थे उनकी बात भूल जाइए, किसने कहाँ पर क्या किया और किसने कहाँ क्या कहा, उसकी तो बहुत लंबी कहानी हम लोग कर सकते हैं। अभी तो इतना ही दिखाई दे रहा है कि ये दादा अगर हटा अपनी जगह से तो हम सब लोग अपनी अपनी जगह से बिखर जाएंगे। बहुत लंबा समय लगेगा फिर से अपना पांव ताकत जोड़कर खड़े होने में, वो स्थिति नहीं आने देनी। तो 24 का मतलब मेरे नज़र में सिर्फ इतना ही है कि इस बीच के 3-4 राज्यों के चुनाव को हम लोग देखें, अपनी अपनी भूमिका तय करें और 24 में अपनी भूमिका तय करें। आपको जहाँ लगता हो कि इस ताकत को जोड़ने से वो लड़ाई की जा सकती है, सफल की जा सकती है, आप उसकी कोशिश कीजिए। लोगों के बीच में जाना और लोगों को सच्चाई बताना, ये 2 बड़े काम हैं जिसमें हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो 1 साल का समय है अभी अपने पास, 24 के लिए कह रहा हूँ, और बीच में थोड़े कम समय है जो राज्यों के चुनाव आएंगे। उन सब का कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए वो देखने की बात है, उसमें हम लोग कितने मददगार हो सकते हैं वो देखने की बात है। 24 का अगर ये मामला पलटा तो गांधी विद्या संस्थान का मामला भी बदल जाएगा। बहुत सारे हम लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनका भी मामला बदल जाएगा और हम नए तरीके से इसको सोच सकेंगे। जो लोग आएंगे वो लोग गांधी के लोग होंगे, ये मानने का भ्रम मेरे मन में नहीं है, आपके मन में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग आएंगे उन लोगों को रास्ते पर रखने का एक स्पेस हमारे पास होगा, उसकी कोशिश हम करेंगे। ठीक उसी तरह का ये प्रयोग है जैसा प्रयोग 77 में हम लोगों ने किया था। जो लोग आए थे वो कोई संपूर्ण क्रांति वाले लोग नहीं थे, इसीलिए उन्होंने आते सबसे पहला काम किया, पहला बयान ये दिया कि जयप्रकाश बाहरी आदमी है, इसकी सुनने की ज़रूरत नहीं। यही बात करीब करीब गांधी को 47 में कही गई थी। तो परिवर्तन करने वाली जमातों को हमेशा बाहरी ही मानते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सच में बाहरी लोग हैं। हम इनके सत्ता के ढांचे में बैठते नहीं हैं,
बैठना चाहते भी नहीं। इसलिए जो लड़ाई है, इस लड़ाई को ठीक से समझकर अपनी अपनी भूमिका तय करना और ये सोचना, ये योजना बनाना कि इन प्रांतों के चुनाव में और 24 के चुनाव में कैसे इनको हाशिए पर डाला जाए और सेंटर स्टेज पे कोई दूसरी ताकत आए जिसके साथ हम नए तरह के संवाद की प्रक्रिया चला सकें। इतना अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझको लगता है कि बहुत सारा विवाद और बहुत सारी उलझनें मन की एक तरफ करके इस काम में जुटना चाहिए। आप सबका धन्यवाद।